डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लैंगविन्स थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, या इसे हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म भी कहते हैं। और इसी थ्योरी में हम पढ़ेंगे एक लॉ, उसको कहते हैं हम क्यूरी लॉ या क्यूरीज लॉ भी कहते हैं। ठीक है, ये इसी थ्योरम से या इसी थ्योरी से निकल के आता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए थ्योरी है और ये गैसेस के लिए। ये जो थ्योरी है ये गैसेस पे अप्लाई होती है, गैसेस के लिए ये एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है। ठीक है, एक्यूरेटली अप्लाइड फॉर गैसेस, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो दूसरा मैंने कहा कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए यूज होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है ये मैग्नेटिकली डाइल्यूट है। मैग्नेटिकली डाइल्यूट का मतलब इसमें जो मैग्नेटिक सेंटर्स हैं या मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो दूर दूर रहेंगी। समझ में आया? और अगर गैसेस होंगे तो और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएंगे और ज़्यादा दूर हो जाएंगे। ठीक, अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होती है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होती है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब ये एटम्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स। लेकिन इसमें जो कंडीशन है इन एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स में, कंडीशन इसके लिए ये है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस स्पीशी में होगा उसमें कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा और वही पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। लेकिन शर्त यह है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दूर दूर होने चाहिए, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे गैप होनी चाहिए, गैप ऑफ मोर देन 1 एटम्स। समझ में आया? एक से ज़्यादा एटम्स का गैप होना चाहिए बीच में। ठीक, तब वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। क्लियर? अब सवाल यह है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम, मॉलिक्यूल या आयन की किस जगह रहते हैं? ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये जनरली रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में। किसमें? आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं, क्योंकि अंदर वाले शेल्स जो है वो भरे हुए रहते हैं और उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो उसमें जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो कैंसिल कर देता है, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कैंसिल कर देता है। क्लियर? ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये जब स्पिन करते हैं तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है उसको बोलते हैं हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना? तो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड मैं बता रहा हूँ कि ये डाइल्यूट मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये दूर दूर है। ये मैग्नेट्स, स्मॉल मैग्नेट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल मैग्नेट्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ये दूर दूर रहेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा, परमानेंट होगा मगर कम होगा। समझ में आया ना? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? यहां तक तो ठीक है, शाबाश। तो पैरामैग्नेटिज्म आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं? आउटर मोस्ट शेल में, और अंदर वाले शेल में क्या रहते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट अंदर वाले शेल का जीरो है। जो भी मैग्नेटिक मोमेंट बनता है वो बाहर वाले शेल की वजह से ही बनता है। यहां तक तो क्लियर है। अब मान लीजिए मेरे पास में एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में एटम्स है, एटम्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर है, यानी एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, पांचवा यहाँ पे है, छठा यहाँ पे है। राइट? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब हम बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे
ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस रहती है ना, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनके जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं या मैग्नेटिक सेंटर्स हैं, ये रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। क्या रहते हैं? रैंडमली ओरिएंटेड। रैंडमली ओरिएंटेड। मगर कब रहते हैं रैंडमली ओरिएंटेड? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखना है आपको। अगर हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये मैग्नेटिकली डाइल्यूट है, तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ये है मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखाएंगे H से। तो इस सूरत में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या ये जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, ये अपने आप को इसी डायरेक्शन में ओरिएंट करते हैं, इसकी पैरेलल डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करते हैं। उस टाइम पे इनकी जो डायरेक्शन है वो एक हो जाती है, यानी अलाइन हो जाती है, इनमें अलाइनमेंट आ जाता है। मगर कब? जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। अगर हम वापस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकाल देंगे तो ये फिर वापस अपनी जगह जाएंगे। ये है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की खासियत। ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस रहती है ना, इनमें ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनमें रहती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी X, ये इनमें रहता है, यानी इनमें ये पॉजिटिव रहता है, बट टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट है? अगर हम इसके ऊपर हीट अप्लाई करेंगे तो इसमें ये जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या ये जो मैग्नेटिक सेंटर्स हैं, इनमें रैंडमाइजेशन होगी, इनमें थर्मल मोशन आ जाएगी। तो ये रैंडमाइज हो जाते, उससे पैरामैग्नेटिज्म कम हो सकता है। समझ में आया ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें जो ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव रहती है, यानी ससेप्टिबिलिटी रहती है, और टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती है, यानी टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ससेप्टिबिलिटी कम, टेम्परेचर कम कर देंगे तो ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा। टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी कम क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे थर्मल मोशन आती है, तो थर्मल मोशन की वजह से इनमें ये जो मैग्नेटिक डायपोल्स है इनमें रैंडमाइजेशन आती है ऐसे। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इनमें रैंडमाइजेशन आएगी, ठीक है। लेकिन ये ससेप्टिबिलिटी जो है ना, ये स्मॉल रहती है। ये हम ऑलरेडी एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मैंने उस दिन आपको उस टाइम पे आपको बताया था उस लेक्चर में। यहाँ तक तो ठीक है, शाबाश, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम देखते हैं कि लैंगविन्स थ्योरी यानी क्लासिकल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म क्या कहती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लासिकल थ्योरी या लैंगविन्स थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म जो है वो गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए? गैसेस के लिए। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। अब हम गैसेस में देखते हैं क्या होगा। देखो, मान लीजिए एक गैस है, ये गैस है, इसमें ये जो गैशियस एटम्स हैं ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, लेकिन इनके जो डायपोल्स होंगे वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में होंगे। जब हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मान लीजिए इस डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये अपने आप को ओरिएंट करेंगे इस डायरेक्शन में। ये सब की सब मैग्नेटिक डायपोल्स ये कोशिश करेंगे। ये गैस है, ठीक है। यानी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ इस डायरेक्शन में, तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं ये अपने आप को इसी डायरेक्शन में ओरिएंट करना चाहिए, यानी अलाइन करना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसमें और एक चीज़ भी है। ये जो एटम्स हैं, ये गैशियस एटम्स, ये दूर दूर तो है, लेकिन इनमें कोलिजन भी होता है। सो कोलिजन की वजह से ये जो मैग्नेटाइजेशन इसमें होगा वो कम होगा। सो यानी H जो है, मैं बोलूँगा मैग्नेटाइजेशन, इसका क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन कब ज़्यादा होगी? H बढ़ाने से मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगी,
लेकिन कोलिजन जो है, कोलिजन अगर ज़्यादा हो गया तो मैग्नेटाइजेशन कम होगी, और कोलिजन अगर कम हो गया तो मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा, है ना। यानी कोलिजन मतलब ये इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, ये कोलिजन इसको घूमने नहीं देगा, राइट। और कोलिजन कब बढ़ता है, यानी मैं ऐसा बोलूँगा कोलिजन ज़्यादा तो मैं बोलूँगा x कम। क्लियर। कोलिजन ज़्यादा कब होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा तो मैं बोलूँगा x कम। ठीक, इस तरह से कोलिजन ज़्यादा कब होगा, जब नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे तो कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा तो ये जो काई है, इसको मैंने x बोला, काई मीन ससेप्टेबिलिटी, वो कम हो जाएगी, यानी मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगी। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इन चीज़ों को लैंगविन ने एक थ्योरी के थ्रू समझाया और एक इक्वेशन दे दी, एक रिलेशन दे दी। वो जो रिलेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, रिलेशन क्या है, यानी इक्वेशन क्या है। एक्चुअली इक्वेशन ये है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टेबिलिटी है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक डायपोल्स एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये आप मेरी बात समझ रहे ना, इसको मैं ऐसे समझा दूंगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इट इज इक्वल टू म्यू, ठीक, नॉट म्यू नॉट एन म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 3kBT। मेरी बात समझ रही ना। देखो मैंने आपको बताया कि कोलिजन ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन कम होगा, x कम होगा, यानी काई कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो काई कम होगा। अब n का मैं बताता हूँ, n आप सोचेंगे कि यहाँ पे ऊपर क्यों लिखा। देखो जितना नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगी, जितना नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगी उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे उतना ये भी ज़्यादा होगा, क्या, काई भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी समझ में आना, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन ए पर्टिकुलर रीजन, वो हम दिखाते हैं ऐसे KB के ज़रिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के ज़रिए। एक पर्टिकुलर रीजन में अगर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो गए तो वहाँ पे कोलिजन ज़्यादा होंगी, तो उससे ये जो ससेप्टेबिलिटी है वो कम हो सकती है, ठीक। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर अगर गैसेस की बात करेंगे, यहाँ पे ये दूर दूर रहते हैं, तो जितने नंबर ऑफ गैसेस एटम्स ज़्यादा होंगे उतना ससेप्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी ज़्यादा होगा। इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे, ठीक। इसमें जो म्यू मैंने लिखा, म्यू यहाँ पे, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, समझ में आया। और n क्या है, n है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। यहाँ तक तो ठीक है, शाबाश। अब रह गया KB। KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और T क्या है, T है टेम्परेचर। बात समझ में आ रही ना, शाबाश। अब देखो यहाँ पे, देखो मैग्नेटिक मोमेंट, नंबर ऑफ एटम्स, और ये अगर हम एक कंटेनर लेंगे तो ये सब जो ना ये फिक्स हो जाएंगे, ये तो ऑलरेडी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो ये मैं बोलूँगा कि ये सब कांस्टेंट है। या मैं इसको इन सब के बदले में लिखूँगा एक कांस्टेंट दैट इज़ कॉल्ड C को मैं रखूँगा बराबर म्यू नॉट n म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई KB इंटू 3, इसके बराबर रख दूँगा। समझ में आया, ये मैंने रखा C के बराबर।
तो फिर उस सूरत में ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा एक्स पी, सॉरी या काई पी, मैं एक्स बोल रहा हूँ इसको बार बार, ये एक्चुअल में काई है, काई पी यानी ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वो बराबर बन जाएगा सी डिवाइड बाई टी। समझ में आया? सी डिवाइड बाई टी। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये कांस्टेंट है क्योंकि इनका निचोड़ है, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पैरामैग्नेटिक की जो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, इसको कहते हैं वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, वो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि ससेप्टिबिलिटी अगर हम बढ़ा देंगे, सॉरी या अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ससेप्टिबिलिटी कम होती है। क्यों कम होती है? ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल्स। समझ में आया? और ये जो इक्वेशन है ये, इसको हम कहते हैं क्यूरी लॉ। क्या कहते हैं? क्यूरी लॉ, या आप इसको भी क्यूरी लॉ बोल सकते हैं। और ये जो सी है, सी जो इसके बराबर है, इसको हम कहते हैं क्यूरी कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? क्यूरी कांस्टेंट। समझ में आया क्यूरी लॉ क्या है या क्यूरी कांस्टेंट क्या है? इसे कहते हैं क्यूरी लॉ, या आप इसको भी बोल सकते हैं क्यूरी लॉ। ठीक है, इसका मैं आपको ग्राफ अगर प्लॉट करके दे दूं इसका, या इसका ग्राफ बनाएंगे हम, ये देखो, ये काई वर्सेस टी अगर हम लेंगे तो जितना भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उतना जो काई है, ठीक, काई पी यानी पैरामैग्नेटिक, वो डिक्रीज होगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, इसको सपोज मैं लिख दूं इसका इन्वर्स, यानी मैं लिखूं 1 काई उल्टा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टी, यानी टी ऊपर जाएगा, टी इंटू 1/c, है ना, ये सी जो ये उल्टा हो जाएगा 1/c, राइट। अब मैं अगर इन दोनों का ग्राफ ले लूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो कहते हैं हम, ठीक, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y एक्सिस पे लेंगे, ये लेंगे हम x एक्सिस पे, और ये है m मीन स्लोप, तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये y, ये है m, ये x एक्सिस पे क्या लेंगे? टेम्परेचर, राइट। y एक्सिस पे क्या लेंगे? 1/काई, शाबाश। m क्या है? स्लोप। स्लोप किसके बराबर आया हमें? c के बराबर, यानी क्यूरी कांस्टेंट के बराबर, तो ये है c। ये आपको एक ग्राफ मिल सकता है, ठीक। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या क्यूरी लॉ हर जगह एप्लीकेबल है? क्यूरी लॉ जो है ये वहाँ पे एप्लीकेबल है जहाँ पे सब्सटेंसेस मैग्नेटिकली डाइल्यूट हों, यानी जहाँ पे सेंटर्स दूर दूर हों, ये याद रखना, उनमें ये एप्लीकेबल है, ठीक। और ये जो क्यूरी लॉ है ये हाई टेम्परेचर्स पे एप्लीकेबल है, इतना भी याद रखना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें जो क्यूरी लॉ है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। पहले मैं बोलूँगा एट हाई टेम्परेचर एंड लो मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे क्यूरी लॉ एप्लीकेबल है, वहाँ ये ओबे होता है। दूसरा, मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस में, यानी जहाँ पे मैग्नेटिक सेंटर्स दूर दूर हों, वहाँ पे ये होता है। समझ में आया ना? और ये उन मटेरियल्स में होता है जहाँ पे इंटरेक्शन कम होती है, जैसे गैसेस वगैरह में। एट लो इंटरेक्शन वहाँ पे ये एप्लीकेबल है। क्लियर? बात समझ में आया ना? क्लियर? चलो आज इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।